जहां प्रयागराज में 3 जनवरी से माघ मेला शुरू होने जा रहा है। जिला प्रशासन ने ट्रैफिक डायवर्जन जारी कर दिया है। बता दें, प्रयागराज में 15 फरवरी तक ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। इसी के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भारी वाहनों की नो एंट्री की गई है। कानपुर वाराणसी रूट बदला गया है। बाईपास से गुजरेंगे सभी वाहन। रीवा रायबरेली से आने वाले रास्ते भी बदले हैं। शहर की सीमा से पहले रोकी जाएगी बाहरी गाड़ियां। एम्बुलेंस और जरूरी सेवाओं को पाबंदियों से छूट मिलेगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। और 3 जनवरी से क्योंकि माघ मेला शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल से माघ मेले की शुरुआत हो जाएगी और इसी के साथ 15 फरवरी तक रूट डाइवर्ट रहेगा, जिसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कानपुर वाराणसी रूट बदला है। बाईपास से सभी वाहन गुजरेंगे। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रखी हैं तैयारियों की, और इसी के साथ भीड़ ज्यादा जुटती है तो उसको लेकर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन देव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, माघ मेले की शुरुआत कल से होने वाली है, सभी तैयारियां पहले से की जा रही थी, क्या अपडेट? पौष पूर्णिमा का पहला स्नान माघ मेले का है। ऐसे में तैयारियां सभी विभाग की तरफ से की जा रही हैं। घाटों को दुरुस्त किया गया है। जितने भी जो घाट बनाए गए हैं, किला घाट, वीआईपी घाट और संगम के घाट, नागपास की सितारागंज में है, वहां पर भी घाट बनाए गए हैं। फाफा मऊ का भी एक घाट बनाया गया है। ऐसे में अगर भीड़ बढ़ेगी तो सभी घाटों पे जो है श्रद्धालु जब संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे तो उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। अभी जो है मेला विकास अधिकारी कार्यालय में एक बैठक भी की गई, जहां प्रेस को उन्होंने जानकारी भी दी है कि कितने श्रद्धालुओं का आने का अनुमान है। जो कमिश्नर है सौम्या अग्रवाल, उन्होंने बताया कि 30 से 40 लाख जो श्रद्धालु हैं उनके आने का अनुमान प्रशासन ने लगाया है। और 30 से 40 लाख श्रद्धालु कल जो है पौष पूर्णिमा का स्नान करेंगे। इसी के साथ कल से जो है जो कल्पवासी हैं, जो बाहर से आ चुके हैं, लगभग 1 लाख के आसपास जो श्रद्धालु हैं, यहाँ कल्पवास करेंगे। और कल से ही स्नान के बाद उनका 1 महीने का संगम की रेती पर ये कल्पवास भी चलेगा। दान ध्यान करेंगे और पूरे 44 दिनों तक वो संगम की रेती में विराजमान रहेंगे। बिल्कुल पवन देव, रूट भी डाइवर्ट किया गया है, तो वो कौन कौन से रास्ते हैं जो कि बदले गए हैं? क्योंकि श्रद्धालु आ रहे हैं बड़ी संख्या में और ये भी जरूरी है कि उन्हें रूट डाइवर्ट के बारे में भी पता हो। संगम की ओर बढ़ेंगे। शहरों का भी नवीनीकरण किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है और जो डिवाइडर हैं उनकी रंगाई पुताई भी की जा रही है। जो श्रद्धालु पहुंचे तो उनकी जो आंखें हैं उनको लगे कि हम किसी दैवी और धार्मिक स्थल पर पहुंच रहे हैं। जो यहाँ के 3 पुरोहित हैं उनका जो ध्वज पताका है वो भी लगा के रखते हैं। जो उनके श्रद्धालु जब यहाँ कल्पवास करने के लिए पहुंचते हैं और जब संगम में स्नान करने के लिए पहुंचेंगे तो 3 पुरोहितों का जो प्रतीक चिन्ह है, उनका ध्वज है, उससे देखकर वो अपने 3 पुरोहितों के शिविरों में पहुंचेंगे और वहां पर स्नान के बाद त्रिकूट लगाएंगे और भी चीजें वो यहाँ पर जो है दान ध्यान भी यहाँ पर करेंगे। पवन देव, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो पवन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं जहां पर माघ मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल से माघ मेले की शुरुआत हो जाएगी। रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं। कानपुर वाराणसी का रूट बदला गया है। बाईपास से जो वाहन है वो गुजरेंगे। इसी के साथ रीवा और रायबरेली से आने वाले रास्ते भी बदले गए हैं ताकि भीड़ को लेकर कोई परेशानी ना हो। श्रद्धालु जो वहां पर पहुंचे स्नान के लिए, उन्हें भी किसी तरीके की परेशानी ना हो, इस बात का खासा ख्याल रखा गया है। 3 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत होने वाली है और इससे पहले से तैयारियां शुरू हो गई थी। तमाम दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जारी किए गए हैं। तो पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, रूट डाइवर्ट भी किया गया है, वो कौन कौन से रास्ते हैं जो बदले गए हैं ताकि भीड़ को लेकर परेशानी ना हो, जाम की समस्या ना हो? जो भी श्रद्धालु
जो भी श्रद्धालु जी ऐसे में बिल्कुल बिल्कुल शासन की पवन, तरफ से तैयारियां की तस्वीरें जा रही है। परेड ग्राउंड जो है हम यहाँ पर पहुंचेंगे और परेड ग्राउंड से जो गोल्ड कार्ड है उसके जरिए लोग संगम तटों तक भी पहुंचेंगे। और पिछली बार ई रिक्शे भी थे, तो इस बार जो है सरकार ने इसका भी ध्यान रखा हुआ है। महाकुंभ में लोग काफी पैदल चले थे और पैदल चलने से थोड़ा सा लोगों में नाराजगी थी, लेकिन इस बार जो परेड ग्राउंड है वहां पर जो है वाहन स्टैंड बनाए गए हैं, 5 स्थानों पर वाहन स्टैंड बनाए गए हैं। तो परेड ग्राउंड से जो यहाँ पर जो गोल्ड कार्ड है वो यहाँ उसके जरिए वो लोग वहाँ संगम तटों पर पहुंचेंगे। एक साथ उसमें 13 लोग जो है सवार होते हैं और ड्राइवरों की यहाँ पर नियुक्ति की गई है। हमने ड्राइवरों से बात भी किया, उन्होंने बताया कि इसमें 13 लोग पहुंचेंगे। कल वाहनों की रोक रहेगी, ऐसे में वन वे वाहन सड़कों पर रहेंगे। जो जूसी का मार्ग है, जो शहर के मार्ग है और जो स्टेशन से आने के जो मार्ग है उनके लिए श्रद्धालु जो है पैदल वहां से पहुंचेंगे, लेकिन जिनका साधन है वो परेड ग्राउंड तक पहुंच सकते हैं। और परेड ग्राउंड के जरिए जो एक QR कोड भी जो है डिजिटल मीडिया की तरफ से उनको प्रोवाइड किया गया है, रेलवे विभाग की तरफ से, और वो एक ऐप जारी करेंगे। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद श्रद्धालुओं को जानकारी होगी कि वो कैसे आसान बिल्कुल पवन देव, रूट डाइवर्ट किया गया है और लोगों को परेशानी ना हो, वहां पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं को किसी भी तारीख की परेशानी ना हो, इस बात का खासा ख्याल रखा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, जहां बहराइच के केसरगंज इलाके में पिछले 3 महीने से आतंक का पर्याय बने आदमखोर भेड़िए के खिलाफ अभियान में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। बता दें आपको, भिरगू पुरवा के पास सर्च ऑपरेशन के दौरान 9वें भेड़िए को मौत की घाट उतार दिया गया। गौरतलब है कि बीते 2 साल में इन भेड़ियों ने 22 लोगों को अपना निवाला बनाया है, जिसके चलते शासन ने DFO राम सिंह यादव को हटाकर श्री सुंदरेशा को जिले का नया प्रभार सौंपा है। नए DFO ने स्पष्ट किया है कि जब तक इलाके से भेड़िए का खतरा पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाता, तब तक ये सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। हालांकि वन विभाग की टीमें अभी भी सरयू तट और कछार के इलाकों में लगातार गश्त कर रही हैं। इसमें आप लोग भी जानते हैं, मतलब है ना, पिछले महीनों से थोड़ा सा बीडीए की है ना, थोड़ा सा दहशत बन गया है। इसी वजह से थोड़ा गांव वाले भी थोड़ा भयभीत भी है। इसी वजह से हमारा स्टाफ भी लगातार डे एंड नाइट मॉनिटर कर रहे हैं। इसी का उपलब्धि है आज की। तो हम लोग ने जालीगिरी लगा के थोड़ा सा उसको ऐसे पकड़ने की कोशिश की है और बहुत प्रयास किए। थोड़ा सा उसका आज की द मेल था, वो क्या है, थोड़ा सा आक्रमणकार था। वो आक्रमणकार था, थोड़ा सा क्या है, मतलब है ना, हमला करने के लिए, मतलब है ना, वो थोड़ा सा मूड में था। इस वजह से हम लोगों ने ये निर्णय ली है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिरुद्ध मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, क्योंकि बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार बना रहता है, जिस वजह से ग्रामीण दहशत में रहते हैं, वन विभाग की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, क्या अपडेट अभी तक? कैसरगंज क्षेत्र के भिरगू पुरवा में नवाब भेड़ियों को मार दिया गया है। ये इसी भिरगू पुरवा में बुजुर्ग दंपति पर हमला कर नरभक्षी भेड़ियों ने उसको मौत के घाट उतारा था और लगातार वन विभाग की टीम सर्च कर रही है और सर्च के दौरान जो भेड़िए मिल रहे हैं उनको मार गिरा रही है। इन भेड़ियों की जो तादाद है ये कितनी है और कितने तादाद में भेड़िए हैं, इनका सर्च कर रही है वन विभाग और उनको मौत के घाट उतार रही है। जी माधुरी। बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। वो कौन कौन से इलाके हैं अनिरुद्ध जहां पर भेड़िए के आने का खतरा बना रहता है, और वहां पर क्या कुछ पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि ग्रामीण आराम से रह सके, बिना दहशत के रह सके? कैसरगंज क्षेत्र में कई ऐसे क्षेत्र हैं, गांव हैं जहां पर भेड़ियों की, नरभक्षी भेड़ियों का आतंक बना रहा है और उसमें बच्चों की आतंक, भेड़िए ने बच्चों पर हमला कर उनको मौत के घाट उतारा है। अभी तक यहाँ पर दर्जनों लोगों पर हमला हुआ है, तो वहीं 12 लोगों की जान गई है, जिसमें मासूम और बुजुर्ग शामिल है। तो लगातार भेड़ियों के हमले से जहां पर जान जा रही है वहां पर सर्च किया जा रहा है। कैसरगंज क्षेत्र में इस वर्ष
हमला लगातार नरभक्षी भेड़ियों का रहा है, जिसको सर्च कर रही है वन विभाग की। लगातार 2 वर्षों से बहराइच नरभक्षी भेड़ियों के आतंक का पर्याय बना हुआ है। जी यहाँ अनिरुद्ध, पर ग्रामीण प्रशासन की ओर से गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं गांव के लिए, जिन जिन ग्रामीण इलाकों में भेड़िए का खतरा बना हुआ है। प्रशासन द्वारा लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है, वन विभाग की टीम सुरक्षा कर रही है और अभी तक प्रशासन इस पर लाखों का बजट 2500 लाखों का बजट खर्च कर चुकी है। और जहां पे सुरक्षा ग्रामीणों के लिए जागरूक कम्बिंग ड्रोन कैमरों से तलाश और भेड़ियों को मार गिरा रही है। तो इसी पर कितने भेड़िए जो नरभक्षी भेड़िए हैं इनकी पुष्टि कर वन विभाग मार रही है या ऐसे ही मार रही है, या वो भेड़िए अभी तक नहीं मिले हैं जो हमला कर रहे थे, या उन भेड़ियों को मार रही है, देख के लगातार भेड़िए मार रही है जो कछार के भेड़िए हैं। ये कौन से भेड़िए हैं जिस पर लगातार वन विभाग सर्च कर कर उनको मार रही है। तो इस पर एक ग्रामीणों और वन विभाग और प्रशासन जो सुरक्षा की बात है, तो इनकी भेड़ियों की आतंक खत्म करने के लिए लगातार भेड़ियों को मारा जा रहा है या उन भेड़ियों की पुष्टि कर वन विभाग मार रही है। जो बिल्कुल अनिरुद्ध, क्योंकि नौवा आदमखोर भेड़िया है जिसे ढेर किया गया है और सर्च ऑपरेशन भी क्योंकि वन विभाग की ओर से चलाया जा रहा है। क्या इसके अलावा भी गांव के और लोगों ने भेड़िए देखे हैं जिसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है? नरभक्षी जो भेड़िए हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कितने तादाद में है और वो नरभक्षी हैं या वो और है जिन्होंने हमला किया है या जो हमला करने वाले हैं वो कहाँ छिपे हैं, इनका सर्च कर रही है और लगातार उनको मौत के घाट उतार रही है। इस पर वन विभाग सर्च कर रही है, साथ में ग्रामीणों की सुरक्षा देने का और जागरूक करने के लिए कम्बिंग ड्रोन कैमरों से उनकी तलाश की जा रही है। जी मैम। अनिरुद्ध, क्योंकि नौवा आदमखोर भेड़िया ढेर हो चुका है, जाहिर सी बात है ग्रामीणों ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली होगी, लेकिन जब इस तरीके का माहौल बनता है, दहशत का माहौल बनता है, तो कहीं ना कहीं एक डर ग्रामीणों के मन में रह ही जाता है। तो वो आराम से रह सके, आराम से बच्चे अपने स्कूल जा सके, इसी के साथ बुजुर्ग भी आराम से रह सके, उनको शांत करने के लिए क्या कुछ प्रशासन की ओर से उनसे बात की जा रही है? वहां पर बैरिकेड की व्यवस्था की गई है ताकि आदमखोर भेड़िया किसी भी गांव में ना घुसे। क्या कुछ विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं अनिरुद्ध? वन विभाग की टीम लगातार सर्च कर रही है, रेस्क्यू कर रही है, लगातार ग्रामीणों को जागरूक कर रही है। लगातार भेड़ियों के हमलों से 3 महीनों से लगातार हो रहे हैं, कई ग्रामीणों पे हमले हुए हैं, कई लोगों की जान गई है। तो ग्रामीणों का जीवन दहशत में है, उनका जीवन अस्त व्यस्त है, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके किसानी, उनके कार्य करने की ऊपर उनको ज्यादा असर हो रहा है, उनके खाने पीने तक का असर हो रहा है। तो ऐसे में ग्रामीणों की जो जीवन है, जो जीवन शैली है, उन पर तो प्रभाव डालता ही है। तो वहीं वन विभाग लगातार उनको उस जीवन से निकाल के अच्छे जीवन में लाने के लिए भेड़ियों को मार रही है, उनको जागरूक कर रही है, उनको उनके दरवाजे, खिड़की और रोशनी, लाइट सबकी व्यवस्था कर रही है। यहाँ तक उनको जागरूक करते हुए कम्बिंग ड्रोन, उनको बच्चों को किस तरीके से रखे घर के अंदर, अपने आप को कैद रखे, किस तरीके से रखे, तो उसके प्रशासन जागरूक कर रही है। बिल्कुल देखना होगा कि वन विभाग की ओर से और कौन से जरूरी कदम उठाए जाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहां यूपी में 5 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, सीएम योगी का अधिकारियों को आदेश, कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए। सीएम योगी ने कहा रैन बसेरों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए, कंबल और अलाव की व्यवस्था कराई जाए। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां आपको बता दें, ठंड की वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसी के साथ रैन बसेरों को लेकर भी तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संजय चौधरी। क्योंकि जाहिर सी बात है ठंड की वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले भी निर्देश जारी किए थे। इस समय सर्दी का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कोहरे की वजह से लोगों को आने जाने में भी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर सहारनपुर की बात की जाए तो वहां पर रैन बसेरे को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी देखिए, सहारनपुर की बात की जाए तो सहारनपुर में लगातार सर्दी का सितम देखा जा रहा है। आज की बात की जाए तो आज
जैसा कि पहाड़ों में बर्फबारी हुई है उसका सीधा असर सहारनपुर में देखा जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड से और हिमाचल से लगता हुआ सहारनपुर है। ऐसे में जैसे ही वहां पे बर्फबारी हुई है तो उसका सीधा असर सहारनपुर में देखा जा रहा है। सर्दी पड़ रही है और लोग बाग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं। आज अधिकतम तापमान 16 डिग्री तक था तो न्यूनतम 8 डिग्री तक लुढ़क गया है। ये आने वाले दिनों में और नीचे जाने की संभावना भी व्यक्त की गई है। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने लगातार जो रैन बसेरे हैं उनकी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया है, कोई भी खुले में न सोने पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जब से भी आदेश आए थे उससे पहले भी जो जिलाधिकारी सहारनपुर हैं उन्होंने सभी को निर्देश दिए थे। सहारनपुर में 28 जगहों पर रैन बसेरे बनाए गए हैं तो कुछ जगहों पर अस्थायी रैन बसेरों की भी व्यवस्था की गई है। कोई भी खुले में न सोने पाए उसके लिए कंबल भी वितरित किए गए थे 20 जिलाधिकारी के द्वारा, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कोई जनहानि ना हो इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बाद आज फिर जिलाधिकारी सहारनपुर ने जो छोटे बच्चे हैं कक्षा 1 से लेकर 12 तक के उनकी छुट्टियां 5 तारीख तक बढ़ा दी गई हैं। और जैसा कि देखा जा रहा है कि लगातार सर्दी बढ़ रही है, ऐसे में जो जरूरी आवश्यक कार्य है तभी लोग बाहर निकल रहे हैं, अपना ठंड से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जी, यानी कि व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से लगातार देखी जा रही हैं। विक्रांत भी हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। विक्रांत, इस समय अलीगढ़ में सर्दी को लेकर क्या माहौल है, कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और इसी के साथ वहां पर रैन बसेरे को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, प्रशासन की ओर से क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं? देखिए, बात की जाए अलीगढ़ में ठंड की तो अलीगढ़ में ठंड अपना प्रचंड रूप दिखा रही है, जहां अधिकतम तापमान आज जो है 17 डिग्री जो है टेम्परेचर दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान जो है यहाँ पर 7 डिग्री दर्ज किया गया है और आगे भी जो है लगातार तापमान गिरने की संभावनाएं नजर आ रही है। वहीं प्रशासन ठंड से लोगों को बचाने के लिए चाक चौबंद नजर आ रहा है। जगह जगह रेन बसेरे बनाए जा रहे हैं, अलाव लगाए जा रहे हैं, जिससे कि कोई भी बेघर जो है खुले में ना सो सके। वहीं प्रशासन की तरफ से बात की जाए तो बच्चों को लेकर प्रशासन ने ठंड के दृष्टिगत जो है छुट्टियों को जो है 5 तारीख तक बढ़ा दिया है, जिससे बच्चों ने राहत महसूस की है। वहीं ठंड का जो सबसे ज्यादा प्रकोप देखने मिलता है वो बच्चों में देखने को मिलता है, बुजुर्गों में देखने को मिलता है। और प्रशासन अपना पूरी तरह दुरुस्त है, कहीं भी कोई भी व्यवस्था कसर नहीं छोड़ रहा है। जी संजय, क्योंकि रैन बसेरों में ज्यादातर रैन बसेरे तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा वहां पर व्यवस्थाएं पूरी तरीके से सुनिश्चित नहीं होती हैं, बेहतर इंतजाम नहीं होते हैं। तो क्या प्रशासन की ओर से समय समय पर समीक्षा की जा रही है, निरीक्षण किया जा रहा है कि वहां पर कंबल मौजूद है या फिर नहीं है? क्या वहां पर लोगों को परेशानी हो रही है, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है प्रशासन की ओर से? की बात की जाए तो लगातार जो अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने खुद औचक निरीक्षण किया था, उसके साथ ही जो अन्य अधिकारी हैं, नोडल अधिकारी हैं, जो वित्त सलील कुमार पटेल हैं, उन्होंने भी निरीक्षण किया था और कुछ कमियां उन्होंने शुरू के दिन पाई थी, उनको दुरुस्त करने के लिए कहा गया था। लेकिन लगातार जो भी अधिकारी हैं, चाहे जो देहात क्षेत्रों में या उधर भी बनाए गए हैं रैन बसेरे, क्योंकि सहारनपुर में 28 जगहों पर रैन बसेरे बनाए गए हैं, सभी की मॉनिटरिंग की जा रही है। खुद मुख्य जो जिला अधिकारी हैं मनीष बंसल, वो इस पर नजर रखे हैं और पल पल की अपडेट भी लेते हैं, ताकि कोई ऐसा ना हो कोई खुले में सोने पाए और कोई सर्दी से किसी को कुछ जनहानि ना हो। इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सहारनपुर में 427 जगहों पर अलाव भी जलाए जा रहे हैं, ताकि ठंड लगती है तो लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, ताकि लोगों को सर्दी से ज्यादा परेशानी ना हो, इसी वजह से अलाव की भी व्यवस्था की गई है। जाहिर सी बात है विक्रांत, की अलाव की व्यवस्था की गई है, रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें रैन बसेरे की पूरी जानकारी नहीं होती है, तो उनके लिए प्रशासन की ओर से किस तरीके से गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, किस तरीके से उन लोगों को रैन बसेरे तक पहुंचाया जा रहा है? रैन बसेरे में पहुंचाया जाए। और बात की जाए अलाव की तो देखिए, अभी इस समय हम खड़े हैं और हमारे पास, मैं दिखाना चाहूंगा आपको, देखिए अलाव जलाकर काफी लोग जो है अपने हाथ सेक रहे, ठंड से अपने आप को बचाते हुए बचा रहे, कोशिश कर रहे हैं कि ठंड का प्रकोप इनको ना हो पाए। वहीं इनसे हम बात करेंगे ठंड का किस तरीके से प्रकोप चल रहा है। यही बात की जाए तो क्या नाम है आपका? देवदत्त, तो ठंड कैसी पड़ रही है? ठंड बहुत तेज पड़ रही है साहब। कैसा महसूस हो रहा है ठंड का? ठंड ज्यादा है। देखिए बता रहे ठंड ज्यादा है। वहीं हमारे पास और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? तेजिंदर सिंह। तेजिंदर, ठंड कैसी पड़ रही है? काफी जोर
वहीं सरकार ने जो है लगातार सभी लोगों की सहायता कर रही है, तो ये कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है। वही और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं। मैं अभी आपको इनसे भी बात करूंगा, इनसे पूछूंगा। क्या नाम है आपका? विश्वास। विश्वास, अगर बात की जाए ठंड की, तो ठंड का कैसा प्रकोप है? किस तरीके की ठंड पड़ रही है? पिछले 400 दिन से बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। अब सरकार ने से लगाए हैं, बच्चों की छुट्टी करी, उसका बहुत बढ़िया प्रभाव है। बच्चे बचेंगे ठंड से, सब किसान परेशान है। अब अलाप ताप में सही रहेंगे। वही और लोग भी मौजूद हैं मेरे साथ में, इनसे भी बात करना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा मैं आपको। क्या नाम है आपका? अवधेश। अवधेश, ठंड जो है बढ़ रही है लगातार और सरकार जो है सभी लोगों को ठंड से बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी सर, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन काफी ज्यादा है, किसानों को बहुत परेशानी हो रही है पानी लगाने में। देखिए, आप ये बता रहे हैं कि किसानों को बहुत परेशानी हो रही है पानी लगाने में। वही बात की जाए तो ठंड अपने रौद्र रूप में, यहाँ पर ये बाबा भी हमारे साथ मौजूद है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, जी। क्या नाम है जी आपका? प्रेमपाल। प्रेमपाल जी, ठंड कैसी पड़ रही है? बहुत तगड़ी पड़ रही है, बहुत तगड़ी ठंड पड़ रही है, परेशान है, अलाप ये आप अलाप पे ताप रहे हैं ठंड की वजह बिल्कुल से। विक्रांत, सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है और इसी वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।